उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 4 और ये आज का लास्ट टॉपिक है। लास्ट इस चैप्टर का आज का लास्ट वीडियो है। ओके, पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने काफी ढेर सारे टॉपिक को कवर किया है। आज हम लोग लास्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ, यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला नंबर पॉइंट, भोजन का पचना। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं मौखिक मुख से, उसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन गैस भी लेते हैं और यह ऑक्सीजन जो होता है इस भोजन को तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है, ऊर्जा में तोड़ता है, और जिस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए करते हैं। तो भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण अवकरण का एक उदाहरण है। भोजन का दुर्गंधित होना, रैंसिडिटी ऑफ फूड। भोजन का दुर्गंधित होना यानी कि हम अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भोजन का बासी हो जाना, भोजन का बासी हो जाना। आखिर भोजन क्यों बासी हो जाता है? क्योंकि हमारे जब भोजन को काफी देर तक खुली हवा में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो चूंकि भोजन में वसा होता है, तेल का मात्रा होता है, तो ये वसा और तेल का मात्रा वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन दुर्गंधित होने लगता है, अर्थात भोजन बासी हो जाता है। भोजन क्या होता है? बासी हो जाता है। तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? या तो हम लोग भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, यानी कि फ्रिज में रख देते हैं, या भोजन में एंटीऑक्सीडेंट को मिला देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को मिला देते हैं, या आप भोजन को क्या कर देते हो, उबाल कर रखते हो, ताकि जैसे दूध को बार बार उबाला जाता है जिसके फलस्वरूप दूध फटे नहीं, दूध खराब ना हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि वायुरुद्ध बर्तनों में भी इसको रख देते हो, भोजन को वायुरुद्ध, हॉट केस ऐसे बोलते हैं ना, वायुरुद्ध बर्तनों में रख दिया जाता है ताकि भोजन क्या हो, दुर्गंधित न हो। तीसरा नंबर उपयोग क्या है दैनिक जीवन में? संक्षारण, कोरोसन। क्या? कोरोसन। संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण मतलब ये होता है धातुओं का संक्षारण होता है। धातु जब धातुओं को खुली अवस्था में छोड़ दिया जाता है, जैसे एक लोहा, एग्जाम्पल के रूप में लोहा लेते हैं, तो जब लोहा को खुली अवस्था में छोड़ देते हैं तो लोहा जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करके और जल के साथ अभिक्रिया करके उस पर लौह ऑक्साइड की परत जमा देता है। इस लौह ऑक्साइड को हम लोग अपने साधारण बोलचाल की भाषा में जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। यानी ऑक्सीकरण अवकरण के चलते ही लोहा पर जंग लगता है। उसी तरह तांबे के बर्तन में भी भास्मिक कॉपर कार्बोनेट का नीली रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं तांबे पर जंग का लगना। यानी सिंपल सा बात है, तांबा का जो जंग होता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ये भास्मिक कॉपर कार्बोनेट का जो है परत उस पर चढ़ जाता है, ये हरा रंग का होता है। क्या होता है? हरा रंग का होता है। उसी तरह चांदी की पायल, चांदी की जो भी आभूषणें होती है, लगातार, चूंकि आपको भी पता है कि ये जब पैरों में चांदी के पायलें रहती है तो दिन भर काफी समय तक वो खुली वातावरण, पानी के संपर्क में रहती है, तो उसका भी संक्षारण हो जाता है, यानी उस पर भी जंग लग जाता है और वो काले रंग की हो जाती है। तो संक्षारण भी जो होता है ना, ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव के चलते होता है। दहन की क्रिया, दहन यानी कंबशन, तो दहन की क्रिया भी ऑक्सीकरण अवकरण के फलस्वरूप ही होता है, क्योंकि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलना स्टार्ट करता है। क्योंकि 8वीं क्लास में ऐसे आप लोग एग्जाम्पल देखे हो कि एक मोमबत्ती को जला दिया जाता है और उसके ऊपर से एक शीशा के गिलास से ढक दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद मोमबत्ती जलना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, अर्थात कुछ समय के बाद ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है, तो मोमबत्ती भी क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो दहन की क्रिया में भी ऑक्सीकरण अवकरण का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। आया बात समझ में? तो ये 4 टॉपिक है, आपकी किताब में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दहन और ज्वाला के। कंबशन
एंड फ्लेम, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट पेज लगाइए। कंबशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज लगाइए। तो दहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दहन किसे कहते हैं। कंबशन कहता है कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी गर्मी भी दे और लाइट भी दे, हीट एंड लाइट। जलने की इस क्रिया को दहन करते हैं। जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन। जैसे आप लकड़ी जलाते हो तो ऊष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी निकलता है, तो लकड़ी का जलना दहन कहलाएगा। लकड़ी का जलना क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जब कार्बन C4 कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। कार्बन का मतलब कोयला या लकड़ी, यानी जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आप देखते हो ना, धुआं निकलता है, और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश भी निकलता है। तो अतः कार्बन का जलना यानी लकड़ी का जलना दहन का उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या दहन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात क्या कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले तो अभी दहन कहलाएगा? नहीं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो भिन्न भिन्न गैसों की उपस्थिति में जलते हैं तो दहन कहलाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। जैसे मैग्नीशियम की पट्टी को जब नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है और ऊष्मा प्लस प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। तो मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ जलना दहन का एक उदाहरण होगा। यानी दहन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं कंबशन में। आया बात समझ में? फिर जब मोमबत्ती जलता हुआ मोमबत्ती का सूत्र है पेंटाकोसेन। ओके, तो जब जलता हुआ मोमबत्ती को कोल्ड्रिंक गैस की उपस्थिति में लेके जाते हैं तो खूब ढेर सारा काला धुआं निकलता है और साथ ही साथ प्रकाश और ऊष्मा दोनों निकलता है। प्रकाश और ऊष्मा दोनों निकलता है, तो ये भी दहन का क्या होगा, उदाहरण होगा। आया बात समझ में? तो दहन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो यह जरूरी नहीं है, नाइट्रोजन और कोल्ड्रिंक की उपस्थिति में भी हो सकता है। अब दहनशील पदार्थ क्या होता है, यानी जो दहन में जलता हो, यानी जो दहन में क्या करता हो, जलता हो। जैसे लकड़ी दहन में जलता है ना, तो लकड़ी दहनशील पदार्थ हो गया। तो पत्थर के बारे में आप क्या कहिएगा, तो पत्थर अदहनशील पदार्थ है, अदहनशील पदार्थ है। अब दहन का पोषक यानी जो जलाने में सहायक होता है, जलाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है, नाइट्रोजन जलाने में सहायक होता है, क्लोरीन जलाने में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन दहन का पोषक पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जलाने में सहायक होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड से कोई पदार्थ जलाया जाता है? नहीं, इसीलिए इसे दहन का अपोषक पदार्थ कहा जाता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। कहीं कहीं आग लगती है तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, आग अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है आग बुझाने में, क्योंकि ये दहन का अपोषक पदार्थ है। ये दहन को पोषता नहीं है, दहन को उसी समय समाप्त कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। दहन का पोषक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोल्ड्रिन। ओके, और दहनशील पदार्थ कौन कौन से है? तो दहनशील पदार्थ बहुत सारे होते हैं। जैसे लकड़ी दहनशील पदार्थ होता है आपका, उसके बाद आपका सल्फर भी दहनशील पदार्थ है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। आपका कपड़ा भी दहनशील पदार्थ है, गैस एलपीजी भी आपका दहनशील पदार्थ है, तभी तो हम लोग भोजन बनाते हैं। तो दहनशील पदार्थ जो दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहा जाता है। आया बात समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे कि दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है, कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है, नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, यानी किसी पदार्थ को जलाना है, किसी पदार्थ का दहन करना है तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमको आगी तापना है और तेल भी है, माचिस भी है, हवा भी है, लेकिन लकड़ी को ही हटा दे तो क्या आगे जलेगा? नहीं। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति लकड़ी का होना काफी जरूरी है।
दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तो दहन के पोषक पदार्थ में कौन कौन आते हैं? तो अभी बोले हैं ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोलिन। तो हमारे चारों तरफ तो ऑक्सीजन है ही। तो दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तो दहन के पोषक पदार्थ ऑक्सीजन। ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ये ज्वलन ताप क्या होता है? तो ज्वलन ताप इग्निशन पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। तो ज्वलन ताप के बारे में कहा जाता है कि वह न्यूनतम ताप जहां से कोई पदार्थ जलना स्टार्ट करता है, जहां से कोई पदार्थ जलना स्टार्ट करता है, उस ताप को, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। यानी वो ताप, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक उपला लेते हैं, गोबर का उपला आपको पता है ना, गोबर का उपला, और दूसरा लेते हैं पेट्रोल। दो पदार्थ लेते हैं, ओके। यहीं से पता चल जाएगा कि किसका ज्वलन ताप अधिक होता है और किसका ज्वलन ताप कम होता है। आया बात समझ में? यहां पर जब हम लोग सलाई लेके जाते हैं, जलती हुई सलाई लेके जाते हैं, तो तुरंत आग पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर जलती हुई सलाई को जब लेके जाते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जलाने के लिए खूब ढेर सारा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा ताप पर ही जलना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये कि इसका ज्वलन ताप जो है, इग्निशन पॉइंट जो है, कम है। किसका? पेट्रोल का। और उपला का इग्निशन पॉइंट क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल में, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किसका ज्वलन ताप अधिक है? उपला, पेट्रोल। तो किसका अधिक है? उपला का। पेट्रोल का कम। आया बात समझ में? तो इग्निशन पॉइंट क्या होता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है, न्यूनतम ताप, याद रखिएगा। तो किसी दहन के लिए आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। फर्स्ट, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल। सेकेंड, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। पोषक पदार्थ में ऑक्सीजन। देखो, दहन तभी पॉसिबल है जब लकड़ी हो, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा उतना टेम्परेचर जितना कि लकड़ी जलना स्टार्ट कर दे। और लकड़ी को भिंगा दे तो क्या लकड़ी जल्दी जल पाएगा? नहीं, लकड़ी का ज्वलन ताप और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब किसी पदार्थ को भिंगा दिया जाता है, जैसे लकड़ी को भिंगा, लकड़ी का मान लीजिए इग्निशन टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ओके, एग्जाम्पल में। जब तो यदि लकड़ी को भिंगा देते हैं तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए पहुंच जाता है लगभग 90 डिग्री। तो इसका मतलब भिंगा हुआ लकड़ी का ज्वलन तब क्या होगा? बढ़ जाता है, क्योंकि वहां तक टेम्परेचर को पहुंचाने के लिए हमें ढेर सारा आग की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। एक लकड़ी का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है उसको हम दियासलाई की खाटी से आसानी से जला सकते हैं, लेकिन एक मोटा सा गुटका जो लकड़ी का होता है वो दियासलाई की खाटी से नहीं जल सकता है, क्योंकि मोटा सा लकड़ी का गुटका का ज्वलन ताप क्या होता है? खूब ढेर सारा होता है, लेकिन वही लकड़ी का एक छोटा सा तिनका का ज्वलन ताप काफी बहुत कम होता है। जैसे आप एक खड़िका ले लीजिए, लकड़ी का पतला सा, जिसको दांत खोदा जाता है, तो उसका भी सूखा हुआ खड़िका का भी ज्वलन ताप क्या होगा? बहुत कम होगा। किसके अपेक्षा? मोटा लकड़ी के गुटका का। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये 3 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना होगा, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आ रहा बात समझ में कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वाला के बारे में, कि ज्वाला क्या होता है। आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वाला क्या होता है, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं लौ। क्या बोलते हैं? लौ। जैसे मोमबत्ती का लौ। कहता है सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। जैसे ऑक्सीजन जलता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन जलता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है। लेकिन दहनशील गैसें में क्या कार्बन डाइऑक्साइड आता है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो दहनशील है ही नहीं। उसी तरह वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाष्प। जैसे किरोसिन एवं मोम। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो ठोस ईंधन होता है, मोमबत्ती जो ठोस ईंधन है और किरोसिन द्रव ईंधन है। किरोसिन कैसा ईंधन है? द्रव। और मोमबत्ती ठोस ईंधन है। तो जब मोमबत्ती को जलाते हैं
तो मोम क्या होता है, सबसे पहले पिघलता है, फिर मोम पिघलकर वाष्प में परिणत होता है, और यही वाष्प जो है उसके जो बत्ती होता है, जो कपड़ा का बत्ती उसमें मोमबत्ती में लगा रहता है, उस बत्ती पे चढ़ता है और वही जलता है। आया बात समझ में? और उसके बाद ज्वाला उत्पन्न करता है। केरोसिन के बारे में क्या कहते हैं, जब स्टोव, हम लोग पहले स्टोव पर जब भोजन बनाते थे तो जो स्टोव होता था, स्टोव में से द्रव केरोसिन लिक्विड अवस्था में होता है, निकलता था और वो आगे वाष्प में परिणत होता है और उसके बाद वो ज्वाला उत्पन्न करता है। यानी कि सभी दहनशील गैसें ज्वाला उत्पन्न करती है, लेकिन द्रव और ठोस जो ईंधन होता है ज्वाला उत्पन्न तभी करता है जब वो वाष्प में बदलता है। किसमें बदलता है? वाष्प में बदलता है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिए, आपका जवाब दिया जाएगा। अब ज्वाला की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्लेम, किस बात पर निर्भर करती है? ज्वाला की प्रकृति, यानी कि एक आप लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग लैंप या लालटेन जलाते हैं तो पीला रंग का लौ यानी ज्वाला आता है, जिससे खूब ढेर सारा लाइट आता है। और वही जब एलपीजी को हम लोग जलाते हैं तो नीला रंग का ज्वाला आता है, जिससे लाइट आता ही नहीं है। आप एलपीजी गैस को जलाकर यदि पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन वही लालटेन या लैंप को जला लेते हो तो पढ़ लेते हो। तो ये ज्वाला की प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है? तो ज्वाला की जो प्रकृति होती है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर निर्भर करती है। जहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में, ये टोटली है, ये वहां पर पूर्ण दहन होगा। क्या होगा? पूर्ण दहन होगा। और उस परिस्थिति में ज्वाला एकदम नीला कलर का होगा। क्या होगा? नीला कलर का। जैसे आपका गैस जलता है ना, तो गैस जो है, जो एलपीजी निकलता है उसमें से, वो जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, यानी उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिसके फलस्वरूप उसका लौ का जो रंग होता है वो नीला होता है। लेकिन लौ का रंग पीला कैसे होता है? तो जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है, तब उस परिस्थिति में जो लौ का रंग होता है पीला होता है, जैसे लालटेन और लैंप में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन होता है। क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। और जो ज्वाला का रंग होता है वह ज्वाला किस टाइप का होता है? तो नीली ज्वाला का उत्पन्न होता है। ठीक है। अब जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा दिया जाता है तो उस परिस्थिति में पीली ज्वाला उत्पन्न होता है। कौन सी ज्वाला? पीली ज्वाला। जैसे लालटेन में जब हम लोग बात करते हैं, लालटेन में जब लौ उत्पन्न होता है तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर पीला रंग होता है, और यहाँ पर जो होता है पूर्ण दहन होता है, इसके किनारे किनारे पूर्ण दहन होता है। ओके, क्योंकि किनारे ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जब किनारे किनारे से मिलेगा, किनारे किनारे से ऑक्सीजन आएगा तो पूर्ण दहन होगा, तो यहाँ पर जो है नीला रंग बनेगा। तो जो भी हमारा प्रकाश मंडल क्षेत्र होता है वो बीच वाला पॉइंट होता है। तो अभी हम लोग मोमबत्ती के जलना का पॉइंट देखेंगे। मोमबत्ती का की ज्वाला का जो प्रकृति होता है उसके बारे में जानेंगे। जब हम लोग समझ जाएंगे तब हम लोग को पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्षेत्र प्रकाश मंडल क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र प्रकाशहीन क्षेत्र होता है, और कौन सा केंद्रीय मंडल होता है, वो मोमबत्ती के ज्वाला में पता चलेगा। चलिए देखते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का बनावट के बारे में पढ़ेंगे। मोमबत्ती की ज्वाला अब कैसे होती है? चलिए मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक बाहरी क्षेत्र है आपका मोमबत्ती में। जब मोमबत्ती जलता है तो एक बीच वाला क्षेत्र और एक भीतरी क्षेत्र। ओके, तो बाहरी क्षेत्र में चूंकि ऑक्सीजन से लगातार संपर्क रहने के कारण, ऑक्सीजन से यहाँ पे लगातार संपर्क है, बाहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन से क्या है? लगातार संपर्क है, अतः वहां पर पूर्ण दहन होगा। क्या होगा? पूर्ण दहन होगा, जिसके फलस्वरूप इसी क्षेत्र से नीला प्रकाश निकलती है, यानी इसी क्षेत्र से धुआं निकलती है। आया बात समझ में? और ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। सबसे क्या होता है? गर्म क्षेत्र। इसको बोला जाता है प्रकाशहीन क्षेत्र। सबसे बाहरी एरिया को क्या बोला जाता है? प्रकाशहीन क्षेत्र। क्यों? क्योंकि पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन के फलस्वरूप कोई प्रकाश नहीं निकलता है, तो इसे प्रकाशहीन क्षेत्र कहते हैं। और सबसे ये गर्म भाग होता है, सबसे गर्म भाग होता है मोमबत्ती का।
मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है प्रकाशहीन क्षेत्र, सबसे बाहरी भाग। बीच वाले क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। जब बाहर वाला क्षेत्र ऑक्सीजन को रोक देता है तो बीच में तो ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में मिल पाएगा, और जब बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, अपूर्ण दहन होगा। क्या होगा, अपूर्ण, यानी कार्बन के जो छोटे छोटे कण होते हैं, कार्बन के छोटे छोटे कण कहने का मतलब मोमबत्ती के भी कण और ये बत्ती के भी कण, ये चमकना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो ये कम मात्रा ऑक्सीजन प्राप्त करने के चलते ये चमकना स्टार्ट करते हैं, जलने लगते हैं। तो इस एरिया से सबसे ज्यादा प्रकाश निकलता है, यह ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति में जलता है। और ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है प्रकाशमान मंडल। इसी बीच वाले पॉइंट को कहता है प्रकाशमान मंडल, यानी लुमिनस रीजन। ये सबसे ज्यादा प्रकाश देता है। मोमबत्ती का यही पार्ट प्रकाशमान मंडल ही हम लोगों को सबसे ज्यादा लाइट देता है। सबसे अंतिम में केंद्रीय मंडल इसको बोलता है, सेंट्रल जोन, इसे कहा जाता है अदहन का क्षेत्र। अब देखो, बाहरी वाला क्षेत्र पूरा ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया, बीच वाला क्षेत्र थोड़ा सा ऑक्सीजन उसको मिला, और अंदर वाला को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है, अतः यहाँ पर दहन ही नहीं होता है। इसी कारण यह क्षेत्र सबसे ठंडा होता है मोमबत्ती में। यदि आप इस क्षेत्र में हाथ डालोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। अब पूछोगे भैया कैसे हाथ डालेंगे, सिंपल सा बात है, हाथ नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर से हाथ डालना स्टार्ट करेंगे तब तक यही हमारा काम तमाम कर देगा, हाथ जला देगा। उससे कम टेम्परेचर इसका है और सबसे कम टेम्परेचर अंदर वाले का है। तो अंदर वाले तक तो आगे, तो सबसे पहले इसको तो पार करना जरूरी है। इसको ही पार नहीं कर सकते तो नीचे वाले क्षेत्र को कैसे जा सकते हैं? हाँ, एक ढंग से जा सकते हैं। नीचे से जब हाथ लगाएंगे, नीचे से थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं कि पूरा सटा दे तो हाथ ही जल जाएगा। नीचे से जब हम हाथ लगाएंगे तो वहां पर हमारा टेम्परेचर नहीं जाता है, हाथ थोड़ा सा नहीं जलता है। बस समझ में? तो मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट क्या होती है? सबसे बाहरी क्षेत्र को प्रकाशहीन क्षेत्र कहा जाता है, बीच वाले क्षेत्र को प्रकाशमान मंडल कहा जाता है, और सबसे अंतिम वाले क्षेत्र को केंद्रीय मंडल कहा जाता है। ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है प्रकाशहीन क्षेत्र में, क्योंकि चारों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, पूर्ण दहन होता है, और यहाँ से प्रकाश कोई भी लौ नहीं निकलता है, जिसके कारण इसे प्रकाशहीन क्षेत्र कहते हैं। बीच वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में यह दहन होता है, अतः यहाँ पर जो है कार्बन के कण, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो चमकने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप ढेर सारा प्रकाश निकलता है, और ये ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है प्रकाशमान मंडल। ओके, सबसे अंतिम क्षेत्र में ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं है, तो अतः वहां पर कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, इसी कारण इसे अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। आए बात समझ में मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने पढ़ा दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा दहन के बारे में, दहन के आवश्यक शर्तों के बारे में। आवश्यक शर्त कितने? तो 3, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं, इंग्लिशन पॉइंट कहते हैं। जैसे गोबर का उपला पेट्रोल में किसका ज्वलन ताप अधिक होता है? गोबर का उपला का नहीं, हाँ, गोबर का उपला का ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है। सबसे कम ज्वलन ताप होता है पेट्रोल का। आया बात समझ में? इन दोनों में। उसके बाद हमने पढ़ा ज्वाला के बारे में। ज्वाला कितने प्रकार की होती है? ज्वाला के प्रकार अभी मैंने नहीं बताया था। ज्वाला जो होती है आपकी सभी दहनशील गैसें ज्वाला उत्पन्न करती है। दूसरा पॉइंट, जितने भी ठोस और द्रव ईंधन होते हैं वे भी ज्वाला उत्पन्न करते हैं, लेकिन कब? जब ये आगे वाष्प में परिणत होते हैं। जब ये वाष्प में बदल जाएंगे तो ज्वाला उत्पन्न करेंगे। ज्वाला की जो प्रकृति होती है किस पर निर्भर करती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति और अपर्याप्त आपूर्ति पर निर्भर करती है। यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति मिलती है तो नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, जैसे स्टोव, गैस चूल्हा, और यदि अपर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती है तो पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, जैसे कि आपका लालटेन और लैंप। आया बात समझ में? उसके बाद हमने मोमबत्ती के ज्वाला का बनावट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एलपीजी के बारे में देखते हैं। चलिए सर, लगाइए दूसरा पेज। अब एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिसका प्रयोग प्राय अब सभी घरों में किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी गरीब परिवारों के महिलाओं के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए इस योजना का आरंभ किया गया, और प्राय सभी घरों में एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक स्वच्छ ईंधन है।
अब एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं कि एलपीजी में आखिर वो कौन कौन से अवयव होते हैं जिसके फलस्वरूप ये जलता है, दहन करता है। तो एलपीजी ब्यूटेन से मिलकर बना रहता है, प्रोपेन से मिलकर बना रहता है, इथेन से मिलकर बना रहता है। अब ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन के बारे में पूछिए भैया ये तो हम लोग जानते ही नहीं। तो ये चैप्टर जो है, इस पॉइंट को हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, कार्बनिक पदार्थ के रूप में पढ़ेंगे। ये कार्बनिक पदार्थ है, ओके, उस चैप्टर में पढ़ेंगे लोग। लेकिन एलपीजी का जो मुख्य अवयव यानी मेन जो एलिमेंट होता है वो ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन जो होता है दो रूपों में पाया जाता है इसमें, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। बस इतना जानिए, बस एज जीके के रूप में जानिए, ओके। तो ये एलपीजी के मिश्रण है, यानी इनसे ही मिलकर एलपीजी बनता है। लिक्विफाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो गैस है ना, ये सभी क्या है, गैस। इसको अधिक प्रेशर में लाकर, अधिक प्रेशर देकर इसे एक बंद लोहे के डब्बे में रखा जाता है लिक्विड की स्थिति में। इतना प्रेशर दिया जाता है कि गैस जो है ना वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में, जिसके ऊपर एक नॉब लगी हुई रहती है और उसी को जब दबाते हैं तो गैस निकलना स्टार्ट करता है। तो जब एलपीजी जलना आरंभ करता है, तो यानी जब गैस जलना आरंभ करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, वो नीली लौ के साथ जलना आरंभ करता है। किस लौ के साथ? नीली लौ। क्योंकि वो बहुत ही अत्यधिक दहनशील पदार्थ होता है और वो जो है ऑक्सीजन को उसको पर्याप्त मात्रा मिलता है, जिसके फलस्वरूप उसका पूर्ण दहन होता है। किसका पूर्ण दहन होता है? एलपीजी का। अब एलपीजी के पास कोई गंध नहीं होता है, एलपीजी के पास कोई गंध नहीं होता है। लेकिन जब लीक होता है, गैस क्या होता है? लीक होता है। तो आखिर हमें कैसे पता चलता है कि उसके पास गंध है? यानी कैसे पता चलता है कि गैस लीक हो रहा है? आप अभी तो मैंने बोला कि एलपीजी के पास कोई गंध ही नहीं होता है, तो उसमें जो है हम लोग इथाइल मरकैप्टन एक अलग से पदार्थ, एक सल्फर का यौगिक मिलाते हैं। किसका? इथाइल मरकैप्टन, C2H5SS, सल्फर का यौगिक है SS, क्योंकि ये गंधहीन होता है। ये क्या होता है? गंध वाला पदार्थ होता है। इसी को हम लोग एलपीजी के साथ मिलाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा गैस जो होता है गंध देने लगता है। जैसे ही गैस लीक करना स्टार्ट करता है, पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है। अरे बस समझ में, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूं और आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है इस चैप्टर से रिलेटेड। हम लोग काफी कुछ इस चैप्टर में पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़े हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं यदि नहीं देखे हैं लोग तो। आया बात समझ में? जैसे कौन कौन सा ऑक्सीकारक है? H2 ऑक्सीकारक है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकारक है, तीसरा H2S ऑक्सीकारक है और चौथा O2 ऑक्सीकारक है। इनमें से कौन ऑक्सीकारक है? थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ओके, ऑप्शन फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको जैसे कि पता है कि अब बिहार बोर्ड में 60 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं। साइंस में तो 80 नंबर का होता है, तो 80 नंबर का 50% आपका 40 हुआ और 48 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ओके, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? क्वेश्चन ऑप्शन ए मोमबत्ती। ओके, आपको जो है ना
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। दूसरा किरोसिन, तीसरा कोयला और चौथा मेथेन गैस। मेथेन गैस कौन सा इसमें है जो बिना ज्वाला के जलता है? आया बस समझ में? तो ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है आप लोगों का। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल है उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन, या आप लोग जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप उसमें अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो खूब ढेर सारा शेयर कीजिए, ताकि इस विकट परिस्थिति में जो भी हमारे बिहार बोर्ड के छोटे छोटे भाई और बहन हैं वे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। ताकि शेयर कीजिए इसको और वे भी पढ़ सके, अपना पढ़ाई जारी रख सके। कमेंट और लाइक करना भूले नहीं। धन्यवाद।